Hello everyone, so in this video we are going to discuss some of the important facts from biology, chemistry and physics which will help you in CMAT examination. A question might come. So in our previous video only we had discussed something about cells. So we had seen mitochondria is called powerhouse of the cell and lysosome is called suicidal bag of the cell and ribosomes is the point or center where protein is synthesized. Okay, these are something which are important. Then cytoplasm is the fluid which cover a cell. Now we are going to discuss some other things. The first thing is xylem and phloem. So xylem and phloem are found in plants. ये प्लांट में पाए जाते हैं और प्लांट में जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. जो ट्रीज होते हैं या फिर प्लांट होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनका जो स्टेम होता है, उनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ग्रीन होते हैं. क्यों ग्रीन होते हैं? क्योंकि जो वाटर होता है या फिर मिनरल होता है या फूड होता है वो वहाँ तक पहुँच जाता है. तो किसके थ्रू पहुँचता है? जाइलम और फ्लोएम के. तो जाइलम बेसिकली वाटर और मिनरल को ले जाता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वो ले जाता है वाटर और फूड को. और ये दोनों ही वर्क करते हैं एक प्रिंसिपल पे जिसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन. यानी कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, जितना ही पतला आपको पाइप होता है उतना ही दूर तक या ऊंचाई तक आपको ट्रांसपोर्टेशन होता है. एंड देन कमिंग टू लीफ. सो एज यू माइट बी नोइंग दैट लीफ में स्टोमाटा होता है और स्टोमाटा ही आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. वो ओपन होता है फिर क्लोज होता है. तो ओपन और क्लोज जो होता है उसके साइड में दो सेल्स होते हैं. जब उसको एयर इनटेक करना होता है तो वो ओपन होता है, जब नहीं छोड़ना होता है एयर तो क्लोज होता है. उसको हम गार्ड सेल बोलते हैं. सो ऐसा आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पे गार्ड सेल पाए जाते हैं, तो स्टोमाटा पे पाए जाते हैं. दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. नाउ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और क्लोरोफिल क्या होता है? सो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनेल्स विद इन अ प्लांट सेल एक्टिंग एज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ये फोटोसिंथेसिस का साइट होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं. Chlorophyll refers to a pigment responsible for green color in the plant. And now come to this particular thing. तो plants जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. उनका सीड जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है. एक होता है मोनोकॉट, दूसरा होता है डाइकॉट. मोनोकॉट का एग्जांपल होता है मेज हो गया या राइस हो गया, जिसके दो भाग नहीं कर सकते हैं आप, वो टूट जाएगा. ठीक है. जबकि जो डाइकॉट होते हैं उसको आराम से आप दो भाग में बांट सकते हैं. जैसे पीज हो गया, चना हो गया, मटर हो गया. ठीक है, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं. तो इनमें कुछ वेरिएशंस होते हैं. क्या होते हैं वो हम देख लेंगे. पहला है वेनेशन का. वेनेशन मतलब कि उनका जो लीफ होता है उसमें जो वेन्स होते हैं कैसा होता है. तो जो मोनोकॉट होता है उसमें जो वेनेशन होता है वो पैरेलल होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ ये पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल है, दिस वन. जबकि जो डाइकॉट होता है उसका वेनेशन जो होता है लेटिकुलेट होता है, यानी कि लैटरल वेनेशन होता है. तो मोनोकॉट के जो रूट होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, जबकि डाइकॉट के जो रूट होते हैं वो आपको टैपर्ड होते हैं. यहाँ आपको दिख रहा होगा ये फाइब्रस रूट है, ये टैप रूट है. ठीक है. तो ये मोनोकॉट का रूट होता है, जबकि ये जो हो गया ये डाइकॉट का रूट होता है. एंड कमिंग टू फ्लावर्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट. मोनोकॉट का जो फ्लावर होता है उसमें इन जनरल जो पेटल्स होते हैं वो 3 होते हैं, जबकि डाइकॉट के जो पेटल्स होते हैं वो 4 या 5 के मल्टीपल्स में होते हैं. यानी कि मोनोकॉट में 3 का मल्टीपल चलता है और इसमें 4 या 5 का मल्टीपल चलता है. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. इस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है. देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिपेंडिंग अपॉन फ्लावर्स एंड दे आर एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म. एंजियोस्पर्म हम उनको बोलते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. इनका सीड जो होता है वो इनक्लोज होता है फ्रूट में. जैसे आपको ये एग्जांपल दिख रहा होगा, ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये एग्जांपल हो गया आपको एंजियोस्पर्म का. जबकि जिम्नोस्पर्म जो होता है उसका कोई फ्लावर नहीं होता है और उसका जो सीड होता है वो इनक्लोज नहीं होता है, नेकेड होता है, जैसा कि आपको एग्जांपल दिख रहा होगा यहाँ पे. सो दीज आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म व्हाइल दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म. ये इंपॉर्टेंट है. एंजियोस्पर्म इनक्लोज होगा, फ्लावरिंग होगा, और जिम्नोस्पर्म जो है नॉन फ्लावरिंग होगा, नेकेड होगा. ये कंफ्यूज नहीं करना, नाम में कोई फार्मूला बना के आप याद कर सकते हैं. उसके बाद जिंजर जो होता है, जिंजर एक तरह का स्टेम होता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हो ये रूट होता है या ट्यूब होता है. ट्यूब रूट नहीं होता है, ये स्टेम होता है.
बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो कि रूट्स होते हैं, जैसे कि रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, लेकिन जिंजर जो होता है वो स्टेम होता है। देन क्लोव जो होते हैं वो फ्लावर बड्स होते हैं, जो आपको दिख भी रहा होगा। नाउ कमिंग टू अलगा ब्लूम। अलगा ब्लूम में क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है, यानी कि अगर किसी पॉन्ड में बहुत ज़्यादा केमिकल्स या मिनरल्स चले जाते हैं तो वहाँ पे अलगा ब्लूम हो जाता है, जिससे क्या होता है, सनलाइट जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जितना ऑक्सीजन होता है वो अलगा कंज्यूम करता है, जिससे ऑक्सीजन कम हो जाता है अंदर के एक्वेटिक एनिमल के लिए और उनका डेथ तक हो जाता है, और इस तरह से जो पूरा लेक होता है वो धीरे धीरे मर जाता है। सो दिस इज कॉल्ड अलगा ब्लूम। नाउ द सेकंड वन सेज मशरूम आर एग्जांपल ऑफ फंगस। सो फंगस एक तरह का सैप्रोफाइट होता है। तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, अ प्लांट फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो मशरूम एक एग्जाम्पल है सैप्रोफाइट का। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक तरह का सिम्बायोटिक होता है या सिम्बायोसिस होता है बिटवीन एल्गा एंड फंगस। सो अ सिम्बायोसिस बिटवीन फंजाई एंड एल्गा इज कॉल्ड लाइकेन। इसमें क्या होता है, ये स्पॉट टाइप के होते हैं, आपको पेड़ पौधे पे दिख जाएंगे, वाइट स्पॉट टाइप होता है इसमें। सो इसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। अब सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस इज अ टर्म डिस्क्राइबिंग एनी रिलेशनशिप और इंटरैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म। अब जैसे ऊपर के फोटो में देखो, एक क्रोकोडाइल है और दूसरा एक चिड़िया है, एक बर्ड है जो उसका दांत साफ कर रहा है। तो क्रोकोडाइल इसको खाता नहीं है। क्रोकोडाइल जब भी चिड़िया को देखता है तो अपना माउथ जो है ओपन कर लेता है। उससे क्या होता है, ये चिड़िया जो होती है उसके दांत में जाके जो भी मांस लगे होते हैं जिस पे बैक्टीरिया हो जाते हैं वो सारा निकाल देती है और वही उसका फूड होता है। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल हाउ टू एनिमल्स और टू स्पीसीज आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर एंड ईच वन इज हेल्पिंग वन अनदर। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह का कुछ सिम्बायोसिस होता है लाइकेन में, जो कि आपको पता होना चाहिए। सिम्बायोसिस है फंजाई एंड एल्गा का। नाउ कमिंग टू ब्लड, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो हमने ब्लड का पहले देखा था कि ब्लड जब क्लॉट कर जाता है ऊपर में जो बचता है उसको सेरम बोलते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लड 45% जो होता है आरबीसी होता है और प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, और बीच में जो बचा थोड़ा सा वो होता है वाइट ब्लड सेल। तो उसके बाद एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हेमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में पाया जाता है, और CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो अगर हम बहुत ज़्यादा इनहेल करते हैं तो वो ब्लड के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस होता है। सो इसीलिए जो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको हम पॉइजनस गैस में गिनते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग सेज द ह्यूमन नाउ द सेकेंड पॉइंट सेज the human skeleton of an adult consists of around 206 to 213 bones। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। उसके बाद 3 डिफरेंस हम समझेंगे कि लिगामेंट क्या होता है, टेंडन्स क्या होता है और कार्टिलेज क्या होता है। तो लिगामेंट्स होते हैं जो बोन और बोन को कनेक्ट करे, उसको हम लिगामेंट्स कहते हैं। टेंडन्स वो होते हैं जब मसल और बोन कनेक्ट होते हैं, उसको हम टेंडन्स बोलते हैं। जबकि कार्टिलेज जो होता है वो it is a firm tissue but is softer and much more flexible than the bone, so it is also a type of connective tissue। यानी कि ये सारा जो पेज पे आपको लिखा हुआ है, ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू है। एक और बात आपको याद नहीं रहेगा लिगामेंट क्या होता है और टेंडन क्या होता है, तो आप कैसे याद करोगे, इसका मतलब फॉर्मूला बना लो। अगर आप अपना हाथ जो है उसको अगर 90 डिग्री पे रखते हैं तो L का शेप बनता है, यानी कि बोन टू बोन कनेक्शन जो है वो लिगामेंट कहलाता है। L के शेप से आप याद कर सकते हो, और जो मसल्स और बोन का होता है उसको टेंडन्स बोलते हैं। ठीक है, ये उसके बाद है बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय। ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन में एक बीच में पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, वो हमारा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यहाँ पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है, The hypothalamus is a small region of the brain. It's located at the base of the brain near the pituitary gland. While it's very small, the hypothalamus plays a crucial role in many important functions, including releasing hormones
रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? वो डिसीजंस जो कि हम ब्रेन से नहीं लेते हैं बल्कि झट से लेते हैं, तो वो जो डिसीजन होता है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। और उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक इंसान है जो कि हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है, तो तुरंत ही ये अपना हाथ हटा लेता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक ना जाके सोचता नहीं है इस पर, इसके स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और उसको पता होता है कि ऐसे कंडीशन में क्या करना है। तो इस सारे चीज़ को हम रिफ्लेक्स आर्क करके बोलते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि मोटर स्किल्स सच एज बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड पोस्चर आर कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम। और सेरेबेलम कहाँ होता है? ब्रेन के नीचे एक छोटा ब्रेन होता है जिसको सेरेबेलम बोलते हैं। सो यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हो क्या है? हाइपोथैलेमस है, और यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है? ये सेरेबेलम है। उसके बाद जो स्कल होता है हमारा, वो स्कल को हम क्रेनियम बोलते हैं। जो ये आपको रंगीन दिख रहा है वो क्रेनियम है, जबकि ये जॉ जो है वो क्रेनियम का पार्ट नहीं होता है। और इस पूरे चीज़ में सिर्फ जॉ ही होता है जो मूव कर सकता है, आपका क्रेनियम मूव नहीं कर सकता है, आप मूव ही नहीं कर सकते उसको, ठीक है? दैट इज़ इमूवेबल। यहाँ पे 3 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, आपसे पूछ सकता है, और कुछ डिजीज़ है। पहला है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का यूज़ कहाँ होता है? ब्रेन के एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। ये आप अगर नाम आएगा तो इससे डरना नहीं है। इलेक्ट्रो है, उसके बाद इंसेफ्लो है। तो इंसेफ्लो जनरली ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं, जैसे कि इंसेफ्लाइटिस होता है, जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस या इंसेफ्लाइटिस, उसको ब्रेन फीवर बोलते हैं। सो उस तरह से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो हो गया अलग, इंसेफ्लो हो गया जो कि ब्रेन होता है, और ग्राम हो गया जो मेज़र होता है, उसको बोलते हैं। तो ये ब्रेन एक्टिविटी को मेज़र करता है, नंबर 1। और दूसरा होता है स्फिग्मोमीटर। स्फिग्मोमीटर क्या होता है? मेजर्स द बीपी बाय बैलेंसिंग एयर प्रेशर अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी। तो बीपी को नापने का जो मशीन होता है उसको स्फिग्मोमीटर बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। और स्टेथोस्कोप क्या होता है आप सबको पता होगा। नाउ कमिंग टू डिजीज, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी, सी की कमी से होता है स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट होता है, और के हमको हेल्प करता है ब्लड क्लॉट में। नाउ आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है, और आयरन की कमी से अनीमिया होता है। उसके बाद मैंने 3 डिजीज़ लिखा है जो कि एक तरह से आप बोल सकते हो पॉइजनस डिजीज़ हैं। पहला है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम तब होता है जब नाइट्रेट जो होता है वो आपके फूड चेन में चला जाता है, आप में बायो अक्यूमुलेट हो जाता है, यानी आपके शरीर में एक लेवल से ज़्यादा आ जाता है, तब ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। मरकरी जब बायो अक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मीना माटा डिजीज़, जो कि जापान में एक जगह है उसके ऊपर नेम्ड है। कैडमियम के पॉइजनिंग से क्या होता है? इटाई डिजीज़। सो ये तीनों जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं थोड़ा केमिस्ट्री का देखते हैं। पहला है बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? तो इसमें मैंने लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और बाई को मैंने रेड किया है। क्यों किया है? क्योंकि बाई मतलब होता है बिस्किट, बाई मतलब होता है बिस्किट, और बिस्किट को हम क्या करते हैं? बेक करते हैं, कुकीज़ को हम बेक करते हैं, तो इसीलिए बेकिंग सोडा हो गया। जबकि वॉशिंग सोडा जो होता है उसमें हम कार को वॉश करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, डायरेक्टली सोडियम कार्बोनेट होगा तो उसमें कार पहले आता है, तो कार को हम क्या करते हैं? वॉश करते हैं, तो इसलिए वॉशिंग सोडा हो गया। अब देखो ब्लू विट्रॉल, वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट, जो कि फंगिसाइड होता है। उसके बाद है हॉर्न सिल्वर, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, जिसको AgCl बोलते हैं। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन जो होता है, यानी कि लेयर लगाया जाता है पाइप के ऊपर, तो गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन पाइप हैज़ अ कोटिंग ऑफ, किसका कोटिंग लगाते हैं? तो लगाते हैं जिंक का, ताकि वो कोरोड ना हो जाए, ठीक है? कोरोजन को रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। उसके बाद है ब्रोंज, जो होता है वो एक तरह का अलॉय होता है कॉपर प्लस टिन का, जबकि ब्रास जो होता है वो अलॉय होता है कॉपर प्लस जिंक का। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कॉपर प्लस टिन ब्रोंज और ब्रास कॉपर प्लस जिंक। एक्वा रस या एक तरह का लिक्विड होता है
जिसको रॉयल लिक्विड भी बोलते हैं, क्योंकि ये इतना पावरफुल होता है कि ये गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसको अलग से नाम दिया गया है एक्वारासिया। नाउ कम टू दिस, ये आपको पता होना चाहिए कि वाटर का जो pH होता है वो लगभग 7 के आसपास होता है, जबकि जो एसिडिक नेचर के होते हैं उनका pH 7 से नीचे होता है। एग्जाम्पल है मिल्क, जिसमें कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है, कॉफ़ी हो गया, या फिर टोमेटो हो गया जिसमें सिट्रिक और मैलिक एसिड पाया जाता है, और हो गया आपका विनेगर जिसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, लेमन जिसमें अगेन सिट्रिक एसिड पाया जाता है, स्टोमक जहाँ HCl पाया जाता है, और बैटरी जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। जहाँ आपका 0 होगा वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नाउ कमिंग टू बेसिक एलिमेंट्स, पहला जो है वो ब्लड है, यानी कि ब्लड एक ऐसा कोलॉइड है जो कि बेसिक है इन नेचर, और उसका pH जो है 8 के आसपास होता है। दूसरा हो गया बेकिंग सोडा, जो हमने खुद अभी देखा। बेकिंग मतलब कि बाई, उसको बिस्किट से याद किया था, यानी कि बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो स्टोमक टैबलेट जो होता है वो क्यों यूज़ करते हैं? एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो हमें पता है एसिड प्लस बेस जो होता है साल्ट प्लस वाटर होता है। तो अगर हमारे स्टोमक में ज़्यादा एसिड आ गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस डालते हैं, इसीलिए वो टैबलेट जो होता है वो बेसिक होता है। उसके बाद अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है वो भी बेसिक होता है, सोप भी होता है, ब्लीच भी होता है, और ड्रेन क्लीनर भी होता है। नाउ कमिंग टू सम ऑर्गेनिक एसिड, वो भी पता होना चाहिए। टोमेटो में आपको मैलिक एसिड मिलता है, एप्पल में भी मैलिक मिलता है, मिल्क में लैक्टिक मिलता है, हमने देख लिया, विनेगर में एसिटिक मिलता है, टैमारिंड में टार्टारिक एसिड मिलता है, लेमन में सिट्रिक मिलता है, ग्रेप में टार्टारिक एसिड मिलता है, और स्पिनाच में ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं फिजिक्स का कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जानते हैं। तो हमारे जो विजुअल लाइट है उसको विवग्योर से आपने याद किया होगा। तो विवग्योर मतलब होता है वॉलेट, और आर मतलब होता है रेड। सो वॉलेट के जस्ट साइड में जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो वेवलेंथ होता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट। रेड के जस्ट साइड में जो होता है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। आपका जो टीवी का रिमोट होता है वो कौन सा वेवलेंथ यूज़ करता है, कौन सा लाइट यूज़ करता है, वो यूज़ करता है इंफ्रारेड। और अल्ट्रा वायलेट जैसे आपको पता है कि हार्मफुल होता है, और ओजोन लेयर में उसको रोक लिया जाता है मैक्सिमम। अब विवग्योर देखा हमने, अल्ट्रा वायलेट देखा, और इंफ्रा देखा। अब इंफ्रा के बगल में क्या होता है? इंफ्रारेड के बगल में होता है माइक्रोवेव, जो कि आपके ओवन में यूज़ होता है, जहाँ पे भी लिक्विड होता है उसको गर्म करने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद होता है रेडियो वेव, फिर फर्दर मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, के बैंड होता है, कू बैंड होता है, ठीक है, वो सारे इस बैंड होता है, वो उधर हो जाते हैं लॉन्ग वेवलेंथ। जबकि जो वायलेट होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, अल्ट्रा वायलेट उससे शॉर्ट होता है, और उससे भी शॉर्ट होता है एक्स रेज। और जैसे शॉर्ट वेवलेंथ पे जाएंगे वैसे वैसे ये हार्मफुल होते जाएंगे, यानी कि यूवी हार्मफुल होता है, उससे ज़्यादा हार्मफुल होता है एक्स रेज, देन गामा रेज उससे ज़्यादा होता है, और लास्टली कॉस्मिक रेज इसमें दिया है। तो ये तो हमने देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड स्कैटरिंग, मतलब जो छोटे वेवलेंथ वाले लाइट्स आते हैं वो टकराते हैं पार्टिकल्स से और मुड़ जाते हैं, उसको जो बोलते हैं स्कैटरिंग बोलते हैं। तो उससे एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है? टिंडल इफेक्ट इज द फिनोमेना in which the particles in a colloid scatter the beams of light that are directed at them. This scattering makes the path of light beam visible. तो जैसा आपको दिख रहा है खिड़की खुला हुआ है, तो वहाँ से लिख रहा है कि जैसा आपको फिगर में दिख रहा हुआ कि विंडो खुला हुआ है और लग ऐसा रहा है कि वहाँ से सारा लाइट अंदर आ रहा है। सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लाइट जो है स्कैटर हो रहा है उस पार्टिकल से, जो बीच रास्ते में पार्टिकल्स है उससे स्कैटर हो रहा है, और जब स्कैटर होता है तब जो है वो लाइट विजिबल हो जाता है। नाउ एक और दूसरा क्वेश्चन है कि जब सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है तो हमारा स्काई जो होता है वो रेडिश क्यों होता है? सो उसका आंसर भी वही स्कैटरिंग ही है।
So during sunrise and sunset, the distance that the light has to travel from the sun to us is greatest. This means that a large amount of blue and violet light has been scattered, so that light that is received by an observer is mostly of a longer wavelength and therefore appears to be red. हमें पता है, ऊपर दिख रहा है हमें कि जो ब्लू लाइट होता है या ग्रीन लाइट होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, जबकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। और जब ज़्यादा डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे तो ब्लू या फिर ग्रीन जो होंगे वो पहले ही स्कैटर हो जाएंगे, इधर उधर डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे, जबकि रेड जो है जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है वो स्कैटर नहीं होगा और वो आप तक पहुंच जाएगा, इसीलिए आपको सवेरे या शाम को रेड दिखाई देता है। नाउ कम टू दिस, ये बोलता है थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है। सो आपने कभी देखा होगा सोप बबल देखा होगा या फिर सीडी देखा होगा या कहीं ऑयल गिर जाता है पानी में उसको देखा होगा या फिर आजकल जो ग्लासेस आते हैं उनको देखा होगा कि उसमें इंटरफेरेंस होता है, मतलब कलरफुल कुछ दिखता है। सो ये बोल रहा है द थिन फिल्म इंटरफेरेंस इज अ नेचुरल फिनोमेना in which light wave reflected by the upper and lower boundaries of a thin film interfere with one another, either enhancing or reducing the reflected light. यानी कि जब थिन फिल्म होता है तो दो लेयर बन जाते हैं, दो सरफेस बन जाते हैं और दोनों से जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो आपस में इंटरफेयर करते हैं और उससे किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का वो बन जाते हैं, वो वेवलेंथ हमको दिखना शुरू हो जाता है, वो कलर हमको दिखना शुरू हो जाता है। तो ऐसा कहाँ दिखता है हमको, सोप बबल में दिखता है, सीडीज में दिखता है, ऑयल स्पेस में दिखता है, सब में इंटरफेरेंस हो रहा है इसलिए दिख रहा है। अब आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो आपने डिजर्ट का मिराज के बारे में सुना होगा, तो वो जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। उसके अलावा जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें भी TIR यूज़ किया जाता है, जो कि आपको बगल में फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, सो ये TIR हो रहा है। तो उसके बाद है कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। जो नियर साइटेडनेस होता है, जब दूर का दिखाई नहीं देता है, नज़दीक का दिखाई देता है, तब उसको हम मायोपिया बोलते हैं और उसको करेक्ट करने के लिए हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। जबकि हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसका अपोजिट होता है, जब आपको दूर का दिखता है नज़दीक का नहीं दिखता है, तब उसको करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। एंड देन लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कभी कभी ये पूछता है लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं होगा, डिस्टेंस का होगा। एंड देन लेंथ ऑफ मिरर फॉर कंप्लीट इमेज, ये आप सबको पता होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। यानी कि आपका लेंथ अगर L है तो आपका कंप्लीट पिक्चर आए उसके लिए मिरर का लेंथ L/2 होना चाहिए, जो आपको इमेज में दिख रहा होगा। यहाँ आप देख लीजिए, जैसे यहाँ तक जो है हाफ ये हो गया और हाफ ये हो गया, उसी तरह ये हाफ इधर से आएगा, हाफ इधर से आएगा, यानी कि हाफ द लेंथ होना चाहिए। सो अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो आप सबको पता होगा, ये एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि उसके पोजीशन के कारण होता है। उसका पोजीशन जहाँ भी है उसके कारण जो है पोटेंशियल एनर्जी होता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी उसकी स्पीड के कारण होता है। उसके बाद है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बॉल है, वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट पे जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और यहाँ पे इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। नीचे वाले स्टेज पे इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, ऊपर वाले पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। और एक और चीज़, जब भी ऐसे बॉल हम फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है g, लेकिन स्पीड वेरी करता है और यहाँ पे स्पीड 0 हो जाता है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और जो ये फ़ोटो हम देख रहे हैं कि हर एक कुछ सेकंड बाद ये फ़ोटो ले रहा है, उसको बोलते क्या है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं जो लेता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोप। सो स्ट्रोबोस्कोप जो होता है वो पिक्चर लेता है एट वेरी स्मॉल इंटरवल्स। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ कम टू सरफेस टेंशन। ये क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड that allows it to resist an external force due to the cohesive nature of its molecules। अगर आप इसको देखोगे तो समझ जाओगे, यहाँ पे बीच में अगर कोई लिक्विड लेंगे तो उसको चारों तरफ से सब कोई फोर्स लगा रहा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स, तो इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए वो बीच में रहता है।
लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होता है उस पे अंदर वाले लिक्विड तो फोर्स लगाते हैं, बाहर वाला कोई फोर्स नहीं लगाता है, तो नेट फोर्स अंदर की तरफ होता है। इसीलिए कोई भी लिक्विड जो होता है अपना सरफेस एरिया जो होता है वो मिनिमाइज करना चाहता है, इसलिए वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है वो स्फेरिकल होता है। एंड हियर ऑल्सो द सेम फीचर हैपन्स, दैट इज वाई एक थिन फिल्म बोल सकते हो वो बन जाता है पानी के ऊपर, जिसके ऊपर आपको मॉस्किटोज आराम से स्टैंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और एक और होता है कैपिलरी एक्शन, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। आप कभी लैंप देखे होंगे बचपन में या फिर कभी दिया जलाए होंगे, तो उसमें जो होता है वो बाती होता है, उसमें अपने आप कैसे ऑयल चला जाता है वो भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। सो कुछ बचा हुआ है तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।